हे गाइस, दिस इज देवांश मिश्रा। आज हम जानने जा रहे हैं सेल के बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स और उसके उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको हम जानेंगे। तो अगर हम अब सेल को देखें तो सेल है क्या? पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका वर्क क्या है। तो अगर आप देखें सबसे पहले सेल के बारे में, तो जैसे आप मान लीजिए एक दीवार है, वो दीवार मिलकर बनी होती है ईंटों से, ब्रिक्स से, यानी ब्रिक्स उसकी फंडामेंटल यूनिट है। उस पूरी की पूरी दीवार को बनाने के लिए जो सबसे पहली यूनिट है वो है ब्रिक्स। उसी तरह से जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूकैरियोट हो वेदर इट इज प्रोकैरियोट, वो सारे मिलकर बने हुए होते हैं सेल्स से। अब सेल क्या है? सेल यानी कि सारे, जैसे ईंट जो है उस दीवार की फंडामेंटल यूनिट थी उसको निर्माण करने के लिए, उसी तरह से जो भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं उसको फॉर्म करने, उसका फॉर्मेशन के लिए, उसको बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी सेल। अब सेल में आगे अगर हम जाने तो सेल की डिस्कवरी के लिए जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। बट उन्होंने, रॉबर्ट हुक जी जो थे, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। लेकिन आगे चल के जब एक नए साइंटिस्ट आए लेविन हुक, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। आप इसके लिए ये न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं कि लिविंग सेल, एल फॉर लिविंग सेल एंड एल फॉर लिविंग, यानी कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था लिविन हुक सर ने। ठीक है। अब अगर आप आगे चलें सेल कि सेल होता क्या है, अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि सेल होता क्या है। उससे पहले देखिए कि सबसे पहली जो सेल थ्योरी आई थी उसको दिया था स्लीडन एंड स्वान ने, जिसमें स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे एंड जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, यानी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वेदर इट इज यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, वो सारे के सारे मिलकर बने हुए सेल से या उनके प्रोडक्ट से। लेकिन जब इसको आगे चल के रुडोल्फ वर्क्यू नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया कि नहीं, इतना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। उन्होंने एक फेमस लाइन कही अपने लैंग्वेज में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब एवरी सेल हैज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी आप एक नया सेल देख रहे हैं वो अपने पुराने सेल से निकल के आया हुआ है। यानी कि इनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए सेल, सेल को आप सेल कहते ही क्यों हैं? वायरस को तो आप सेल नहीं कहते। अब इसको देखिए, सेल का, सेल के पीछे की मतलब है क्या, इसका बेसिक है, आप सेल इसको कहते क्यों हैं? वायरस को सेल क्यों नहीं कहते? अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको सेल कहना है या जो भी वो है, अगर आपको सेल कहना है तो उसके लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें तीन चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट है तो आप उसको सेल नहीं कह सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, जो आपके पेरेंट्स से आया, आपके फादर या मदर से आया है, कि आपके आई का कलर कैसा होगा, आपके हेयर का कलर कैसा, स्किन कलर कैसा होगा, ये सब जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। यानी कि डीएनए के थ्रू हमारे मैसेज आता है, जिससे आगे चल के उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यानी सबसे पहला क्या, ध्यान दीजिए इसको, जेनेटिक मटेरियल, दूसरा है साइटोसोल, तीसरा है साइटोप्लाज्म। अगर साइटोसोल, अब हम आपको कैसे समझा सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए एक रसगुल्ले का डिब्बा है, उसमें रसगुल्ले हैं और चाशनी है। अगर आप उसमें से सारे रसगुल्ले को निकाल दीजिए तो क्या बचे? केवल केवल चाशनी। तो ऐसे सेल है, उसमें सेल ऑर्गेनल है। अगर आप सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं तो उसमें बचता है साइटोसोल, दैट्स कॉल्ड साइटोसोल। अब हम आगे चलते हैं इसके, तीसरा ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसके बिना सेल सेल नहीं कहलाएगा, वो है साइटोप्लाज्म। यानी कि जो आपने भी साइटोसोल देखा, उसमें जो आपने ऑर्गेनल निकाली, जो रसगुल्ले आप निकाल दीजिए, फिर से डाल दीजिए, यानी कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल, इससे मिलकर साइटोप्लाज्म बनता है। मतलब सागा साइटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। यानी कि एक सेल को सेल कहने के लिए उसमें क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पहला तो हो गया उसका आप जेनेटिक मटेरियल देख लीजिए, दूसरा हो गया आपका साइटोसोल, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखें कि जो वायरस है उसको तो हम सेल नहीं कहते। इसमें क्या एब्सेंट होता है? जो वायरस होता है इसमें साइटोसोल एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इट नॉट, इसको उसकी गिनती में नहीं लिया जाता कि ये सेल है, उसको सेल की गिनती में हम नहीं लेते। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें सेल के बारे में आगे थोड़ा जानते हैं। अब देखिए सेल, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स भी सेल से, आप पता है प्रोकैरियोट्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोट्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बांटा ही क्यों गया अलग अलग? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। यानी न्यूक्लियस, अब देखिए न्यूक्लियस को हम सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियस बनता कैसे है। न्यूक्लियस बनता है जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें मतलब आगे पूरी बॉडी उसी से बननी है। तो जेनेटिक मटेरियल को कवर किया रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम आगे देखेंगे। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यानी कि जहाँ पे एब्सेंट वर्ड हो, इसको अगर बायो में देखेंगे तो इसको बोलते हैं डिवाइड ऑफ। समझिए डिवाइड ऑफ, आप वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए कि जहाँ पे भी एब्सेंट वर्ड आएगा वहाँ पे आप डिवाइड ऑफ, यानी कि न्यूक्लियर, प्रोकैरियोट्स का आप देखिए सीधा सा कि न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम एब्सेंट है, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि आप इसको दोनों टर्म को मिलाइए, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोइड। अब आगे चलते हैं फर्दर यूकैरियोट्स में चलते हैं। यूकैरियोट्स, अब देखिए कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू मतलब ट्रू,
यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। अब इसको आप देखिए, अगर आपको ये पता है तो आप आगे आसानी से कर ले जाएंगे। मतलब कि जो आपका यूकैरियोट हुआ है उसमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा का पूरा एकदम पूरा आपका न्यूक्लियस उसमें होता है। तो उस अब अगर आपको कोई कहा जाए कि हाँ, अब चलिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आप एक सिंपल सा डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाइड, देन यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियाइड मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स न्यूक्लियाइड। एंड अगर आप यूकैरियोट में जाते हैं तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो आप उसको न्यूक्लियाइड नहीं न्यूक्लियस बोलेंगे सीधा सीधा। अब कुछ टर्म को देखिए, बाद में इसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं एंड यूकैरियोट्स में 80S। अब अगर चले जाइए प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि अगर आप यूकैरियोट्स में आते हैं तो उसमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल होता है। अब देखिए ऑर्गेनेल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल का आप मतलब समझिए। ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हाथ है, पैर है, ये सब हमारे ऑर्गन है, ये हमारी बॉडी में फंक्शनिंग कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से सेल में भी उसके कई सारे ऑर्गेनेल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये छोटे लिटिल ऑर्गेनेल, यानी ऑर्गन्स अगर छोटे होते हैं बहुत ही एकदम, सेल तो आप जानते हैं कितना छोटा है, तो उसके ऑर्गन्स भी बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ करते हैं ऑर्गेनेल, यानी कि ऑर्गन का मतलब क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऐसे ही सेल में भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे ऑर्गेनेल। ठीक है, अब सेल में कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। तो ठीक है, ये हो गया। उसमें और सारे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गए, और सारे जैसे प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं। उसको हम आगे पूरा इस सीरीज में हम देखेंगे, जो हम एक सेल चैप्टर की पूरी जो सीरीज ले चल रहे हैं उसमें हम आपको आगे पूरा देखेंगे। अब चले आइए मेम्ब्रेन्स। अब देखिए हमारे जो सेल है उसमें 3 प्रकार के ऑर्गेनेल हैं। पहला तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तीसरा मतलब मेम्ब्रेनलेस, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड को। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसमें एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या होता है, पूरी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल। अगर आपकी जेनेटिक मटेरियल थोड़ा भी छेड़छाड़ हुआ तो पूरी की पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं चेंज आ जाती है। तो इसको डबल, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है बाई इसमें, कैसे कि इसमें 2 लेयर बनाई गई हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपके बॉडी में मेनली 3 है। आपके क्या प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, उसको अलग देखेंगे। देखिए आप पहले तीसरा 3 क्या होगा, इसको एक याद रखने के लिए आप एक न्यूमोनिक्स याद रखते हैं, एमएनसी। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस, सी से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, उसमें मेल्स मतलब ह्यूमंस में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। यानी कि आप इसको ध्यान रखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड को, कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। अब आप मेम्ब्रेनलेस में चले जाइए कि मेम्ब्रेन जिसमें मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, वो है राइबोसोम, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में। अब चले आइए, अब इसके अलावा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल बचते हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। बीट लाइसोसोम या जो भी है वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन हाँ, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनको तीनों को आप बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिए। पहला क्या बताया मैंने, पहला तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हो गया न्यूक्लियस, थर्ड हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये इन तीनों को डबल मेम्ब्रेन यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इन तीनों में होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले हम आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस छोड़िए, पहले हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। जो आपने रसगुल्ले और चाशनी रखा था उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, आप ऐसे खुला छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो बह जाएगा आपका रसगुल्ला और चाशनी। तो आप उसको एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर उसको पैक करेंगे, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से। फॉस्फोलिपिड में एक कंपोनेंट होता है फॉस्फेट, एक होता है लिपिड। लिपिड मतलब ऑयल, आप जानते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया मतलब आपका किसी ना किसी चीज़ से डर। लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वो उसको वाटर से बहुत डर लगता है, वो वाटर से दूर रहता है। उसको अभी हम दिखाएंगे, उसको भी आगे चल के आपको कैसे एकदम बकायदा आगे चल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यानी आप इसको सिंपल से देखिए, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट एंड लिपिड से मिलकर बना होता है, जिसमें फॉस्फेट होता है हाइड्रोफिलिक, फिल मतलब लव, अफेक्शन, यानी कि हाइड्रोफिलिक। फॉस्फेट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वो प्यार, वाटर से प्यार करता है। एंड अदर साइड आप क्या देखते हैं, लिपिड। लिपिड ऑयल आप सभी जानते हैं कि आप उसको पानी में डालिए तो घुलता भी नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड यानी कि जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं अपनी पूरी सेल ऑर्गेनेल में और सेल में, वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से। तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। अब हम आगे चलते हैं फर्दर, इसमें क्या कहते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम हमने क्या बताया था, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। 70S आप ध्यान रखिए किस में होता है,
प्रोकैरियोट्स में, एंड 80s ध्यान रखिए किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। अब यस, इसमें एक वर्ड आ रहा है यस, ये क्या है, एक यूनिट है, इसको बोलते हैं स्विडबर्ग्स यूनिट या स्विडबर्ग यूनिट या स्विडबर्ग कॉफिशिएंट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। 70s एंड 80s, यस कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये फॉलिंग स्पीड को दिखाता है। आप जानते होंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल आप मिक्सर देखे होंगे घर पे, वो जो राउंड घूमता है इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में अगर आप राइबोसोम को तोड़ कर डाल देंगे तो उसमें जो उसकी गिरने की स्पीड होगी उसको 70s, अगर प्रोकैरियोट्स है तो 70s उसका राइबोसोम गिरेगा, और क्या कहते हैं आपका वो यूकैरियोट है तो वो 80s, यस स्विडबर्ग्स यूनिट या स्विडबर्ग कॉफिशिएंट। ठीक है, अब आगे चलिए। जो आपका राइबोसोम होगा एक प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट में 80s। तो यानी अब आप देखिए, अब राइबोसोम का अगर हम समराइज करें तो इसमें देखिए एक चीज़ और क्या है, राइबोसोम क्या, इसका एक तो क्या कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, एक इसका अगर डायरेक्ट मेजरमेंट देखें तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट होता है फॉलिंग स्पीड का, या कॉफी स्विडबर्ग्स यूनिट जो भी आप देखें वो होता है फॉलिंग स्पीड का। लेकिन अनदर साइड अगर ये इनडायरेक्ट मेजर किसी किन्हीं दो चीज़ों को करता है, पहला तो डेंसिटी को, दूसरा साइज को। अगर प्रोकैरियोट है तो उसकी डेंसिटी लेस होगी, साइज भी लेस होगा। लेकिन अगर वो यूकैरियोट है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और साइज भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप इसको राइबोसोम को याद रखिए। इसका अगर हम पूरा का पूरा समराइज करें राइबोसोम को, देन आप देखिए क्या है कि राइबोसोम हमने क्या बताया, राइबोसोम पहले तो राइबोसोम क्या है, हाँ प्रोकैरियोट्स में 70s होता है एंड यूकैरियोट में 80s। यस क्या बताया मैंने, फॉलिंग स्पीड, सोबक्स यूनिट ऑफ कॉफिशिएंट, एंड 70s 80s। तो यानी कि 70s प्रोकैरियोट के गिरने की स्पीड एंड 80s यूकैरियोट्स के गिरने की स्पीड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट, यू लाइक माय वीडियो, होप यू लाइक इट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।